स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने इंसर्शन सॉर्ट का स्यूडो कोड देखा था विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। हमने 3 एग्जांपल्स वहां देखे थे, जिसमें कि एक एरे ली थी जिसमें एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम था, एक एरे में इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स थे और एक एरे में डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास एलिमेंट्स थे। वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि जब भी हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो ये जो हमारा लॉजिक है ये बिल्कुल सेम रहेगा और इसमें जो हमारे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स हैं वो बिल्कुल एज इट इज हमारे यूज हो जाएंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस जो ये रहता है लैंग्वेज टू लैंग्वेज, वो उसमें डिफरेंसेस इस तरह के रहते हैं कि आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनपुट्स किस तरीके से ले रहे हैं या आउटपुट्स किस तरीके से डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अभी क्योंकि ये इंसर्शन सॉर्ट है, बिल्कुल बिगनिंग है हमारे सिलेबस की, तो अभी स्टार्टिंग में जो एल्गोरिथम्स आएंगे लाइक इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये आपकी लीनियर सर्च हो गई, बाइनरी सर्च हो गई, स्टैक्स में कुछ एल्गोरिथम्स रहेंगी। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि हर एक एल्गोरिथम का इंप्लीमेंटेशन आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस में दूं, सो दैट आपको ना आइडिया फिर लग जाएगा कि अच्छा हमारा स्यूडो कोड एज इट इज इंप्लीमेंट हो रहा है, चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी है। ठीक है, तो अभी जो ये हमारा लेक्चर है इसमें हम अपनी इंसर्शन सॉर्ट का इंप्लीमेंटेशन सी लैंग्वेज में करेंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो डेटा स्ट्रक्चर को सी या सी प्लस प्लस के साथ पढ़ रहे हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे जावा के साथ पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर को, या पाइथन के साथ पढ़ते हैं, सी शार्प के साथ पढ़ते हैं, उनके लिए भी मैं अभी इसके लेक्चर के बाद ही वो प्रोग्राम्स भी कंटिन्यूएशन में बनेंगे। जावा का भी बनेगा, सी शार्प का भी बनेगा, पाइथन का भी बनेगा। ठीक है, सी और सी प्लस प्लस के लिए आप ये वाला लेक्चर रेफर कर लीजिए, क्योंकि सी और सी प्लस प्लस का जो हमारा इंप्लीमेंटेशन होगा वो ऑलमोस्ट सेम होगा, बस 2-3 फंक्शंस का डिफरेंस रहने वाला है। तो अभी जो आप इंप्लीमेंटेशन करेंगे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का, वो आपने अपने पास कोई भी कंपाइलर अगर डाला है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं डाला है तो आप कोई कंपाइलर सी का डाल लीजिए। ठीक है, जीसीसी आप अपने पास इंस्टॉल कर लीजिए। अगर इंस्टॉल करने में आपको दिक्कत आती है तो फिर आप उसका एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप अपने पास विजुअल स्टूडियो 2022 डाल लीजिए। उसमें वो एक एक्सटेंशन प्रोवाइड कराता है, डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C/C++। उसको अगर आप इंटीग्रेट करके अपना प्रोग्राम डायरेक्टली बनाएंगे तो आपको कोई सेटिंग्स वगैरह नहीं करनी है, आपका डायरेक्टली चल जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से अपने एनवायरनमेंट पाथ वगैरह सेट कर सकते हैं, अपना बाहर से आप एक थर्ड पार्टी की तरह पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए फिर विजुअल स्टूडियो कोड का भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं कि आपको बिल्कुल अभी नॉलेज नहीं है, तो मेरा सजेशन या मेरा आपको कहना ये है कि आप ऑनलाइन जाइए, गूगल पर आप लिख दीजिए ऑनलाइन सी कंपाइलर, तो आपको कुछ वेबसाइट्स मिल जाएंगी। आप कोई भी वेबसाइट ओपन करिए और अपना डेवलपमेंट स्टार्ट कर दीजिए। अभी जो मैं डेवलपमेंट आपको दिखा रहा हूँ, मैं डेवलपमेंट आपको दिखा रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड पर। हो सकता है फ्यूचर में मैं भी आपको कोई भी अगर सी लैंग्वेज का प्रोग्राम बना रहा हूं तो मैं भी ऑनलाइन कंपाइलर यूज करूं। देखिए थोड़े से डिफरेंसेस रहते हैं। डिफरेंसेस क्या है कि जब आप किसी एडिटर को यूज करते हैं तो आपको कुछ फैसिलिटीज मिल जाती हैं प्रोग्रामिंग करते हुए। ठीक है, जैसे कि आपके जो कीवर्ड्स होते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड, वो थोड़े से कलरफुल हो जाते हैं आपके, आपका इंटेलिजेंस काम करने लगता है। जो फंक्शंस आपके एग्जिस्ट नहीं करते वो आपको ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ प्रोग्राम ही पता चल जाते हैं कि अच्छे फंक्शन हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आप कहीं पर सिंटेक्स एरर, थोड़ी गलती जो कर देते हैं वो पता चल जाता है। सपोज आप कहीं पर सेमीकोलन लगाना भूल गए, ठीक है, या कहीं पर सिंगल इक्वल्स टू की जगह डबल इक्वल्स टू लग गया, तो इस तरह की चीजें आपको प्रोग्राम बनाते हुए ही पता चल जाती हैं। जबकि अगर आप ऑनलाइन कंपाइलर में इस तरह के बनाएंगे तो वहां पर बैकएंड में कोई आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस टूल कोई काम नहीं करता है, तो आपको ये चीजें पता नहीं चलती हैं। जब आप प्रोग्राम को अपना कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तब आपके सामने एरर्स आती हैं। ठीक है, दूसरा एक मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करें तो एरर्स जो आती हैं उनसे घबराने की आपको जरूरत नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जितनी भी एरर्स आएंगी वो आपके लिए उतना ही अच्छा है, आप उतनी ही जल्दी सीखेंगे प्रोग्रामिंग। एरर्स आने दो, एरर्स आना जरूरी है। ठीक है, तीसरा मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें तो हर एक लॉजिक के लिए उसका कमेंट जरूर डालें कि ये क्या काम कर रहा है, कमेंट फॉर्म में आप उसको जरूर डाल दें। ठीक है, तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूं डेवलपमेंट विजुअल स्टूडियो कोड में। ये मैंने ब्लैंक विजुअल स्टूडियो कोड लिया है। यहाँ पर मैं एक नई फाइल अभी क्रिएट कर रहा हूँ। लेट सपोज मैंने एक फाइल ली और उसमें सबसे पहले मैं अपनी जो हेडर फाइल है, हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio.h, वो मैंने इंक्लूड कर ली। और लेट सपोज सी लैंग्वेज का जो हमारा वॉइड मेन फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट, वो हमने लिख दिया। और लेट सपोज यहाँ पर हमने एक फंक्शन ले लिया printf, और ये हमारा हो गया लेट सपोज हाई
ठीक। अब जब आप सी लैंग्वेज में अपना इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम का, तो जो प्रिंटफ स्टेटमेंट हमारा होता है वो प्रिंट करने के काम आता है, स्क्रीन पर या कंसोल पर आउटपुट रिप्रेजेंट करने के काम आता है। और जब भी हमें इनपुट्स लेने होते हैं यूजर से, उसके लिए हम स्कैनफ फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हमने ये लिख लिया, इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। अब ये फाइल मेरे पास एक लोकेशन में मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ, वो लोकेशन आपको नीचे दिख रही होगी, डी के अंदर, आशीष स्टाइल के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर मैं इसको सेव कर रहा हूँ। लेट सपोज मैंने इसका नाम दे दिया सेव करते हुए इंसर्शन डॉट सी। ये हो सकता है आपको विजिबल ना हो, लेकिन आपको यहाँ दिख जाएगा कि इंसर्शन डॉट सी नाम से मैंने इसको सेव कर दिया है इस वाली डायरेक्टरी में। ठीक है, अब अगर आपको इसको एग्जीक्यूट का सबसे पहले कंपाइल करके देखना है तो आप लिखेंगे जीसीसी और यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए इस फाइल का। फाइल का नाम हमने लिया इंसर्शन डॉट सी डैश ओ, यानी कि आउटपुट, और आउटपुट फाइल सपोज आपने इसी नाम से बना ली इंसर्शन डॉट ई। जब आपने इसका आउटपुट फाइल ये बनाई, तो आउटपुट फाइल जब ये कंपाइल कमांड हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपकी ईएक्सी फाइल एक बन जाएगी। और फिर अगर आपको रन करना होगा तो आप सीधा लिख दीजिए ./insertion.exe। ये जो है फाइनली यही वाली फाइल आपकी एग्जीक्यूट होती है, रन होती है। तो जितना भी आपने अपने प्रोग्राम में लिखा है, अब आपको आउटपुट डिस्प्ले स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा जब आप इस वाली कमांड को एग्जीक्यूट कर देंगे ./insertion.exe को। ठीक है, अब इसमें मैंने आपसे बोला था कि आप हमेशा कमेंट जरूर डालिएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका स्यूडो कोड है, तो स्यूडो कोड में हमारे पास इनपुट में, अब देखिए यहाँ पर एक आपका आउटपुट डिस्प्ले हो गया है हाउ आर यू। अब जब आप अपने इंसर्शन सॉर्ट का इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले अपना स्यूडो कोड आप अपने पास ओपन करके रखिए, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। उसमें हमारे पास इनपुट में एक एरे थी, वो एरे में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स थे। उसके बाद जब हमने वो सूडो कोड रन किया था, तो हमने कुछ वेरिएबल्स वहां लिए थे, जैसे आई, जे, आइटम, एक एरे ली थी। तो वहीं से हम अपना इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। सबसे पहले इसको अभी क्लोज कर दीजिए फॉर द टाइम बिंग। स्टार्ट करते हैं हम अपने कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन से, जैसे आई हो गया आपका, जे हो गया आपका, आइटम हो गया, और लेट्स सपोज आपने वहां पर एक एरे ली थी, उस एरे का नाम हमने कैपिटल ले लिया था, वही ले लेते हैं। और उसमें हमने 6 एलिमेंट्स लिए थे, तो हम 6 एलिमेंट्स ही ले लेते हैं। अभी आप ये मत सोचेगा कि आपने तो सारे एलिमेंट्स यहाँ फिक्स कर दिए हैं, अगर हमें नाम ज्यादा एलिमेंट्स डालने हैं तो क्या करेंगे। अभी हम बिल्कुल इसी तरीके से चल रहे हैं जैसे हमने सूडो कोड पढ़ा था पहले पहले उतना इंप्लीमेंट कर लें। उसके बाद फिर माइनर माइनर चेंजेस के साथ हम कितना भी एक्सटेंशन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। उसके बाद सबसे पहले हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे इनपुट्स, लेंगे इनपुट्स फ्रॉम यूजर। अब इनपुट्स फ्रॉम यूजर क्या लेंगे, इनपुट्स लेंगे हम एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट्स फ्रॉम यूजर। ठीक है, ये मैंने कमेंट लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप इसको इनपुट कराइए। तो सबसे पहले आप एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखिए, यहाँ पर आप लिखिए एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे सेमीकोलन, और सॉरी बैकस्लैश एन लगा दीजिए। बैकस्लैश एन क्या काम करेगा, इतना प्रिंट करने के बाद आपका जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपको क्योंकि 6 एलिमेंट्स इनपुट कराने हैं यूजर से, तो आपको एक लूप चलाना पड़ेगा 0 से लेकर <6 तक या 0 से लेकर 5 तक। और आपको एलिमेंट्स इनपुट कराने, तो इनपुट कराने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, स्कैनर फंक्शन हमारा यूज होता है। तो यहाँ पर एक लूप चला दीजिए आप, फॉर i इक्वल्स टू 0, i प्लस प्लस, और ये आपका हो गया स्कैनफ फंक्शन, स्कैनफ परसेंटाइल डी कॉमा एम% साइन लगेगा, क्योंकि आप यहाँ पर एड्रेस प्रोवाइड करा रहे हैं। एम% किसका, एरे का, और आई इंडेक्स। तो यानी कि जो भी यूजर एलिमेंट इनपुट करेगा, वो जो भी एक एरे बनी उसके इस एड्रेस पर वो एलिमेंट जाकर स्टोर हो जाएगा। तो ये हमने इनपुट करा लिया अपनी एरे। ठीक है, उसी तरीके से अब अगर हमें एलिमेंट ये एरे प्रिंट करानी है, तो प्रिंट कराने के लिए हम क्या, देखिए इस तरह से लिखते हैं कि आउटपुट एलिमेंट्स ऑफ एरे, यहां पर हम लिख रहे हैं लेट सपोज एलिमेंट्स ऑफ एरे आर। एज प्रिंट आपका हो जाएगा, यहां पर आप लिख दीजिए, और ये आप लिख देंगे जो कि आउटपुट आप कर रहे हैं प्रिंट एफ, और यहां से ये एम% हट जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली आप प्रिंट कर रहे हैं कि ए ऑफ 0 में क्या है, ए ऑफ 1 में क्या है। सिर्फ आप इतना चलाएंगे तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग और कर देते हैं। लेट सपोज यहां लिखते हैं हम एलिमेंट एट, लेट सपोज यहां आपने लिखा ए ऑफ परसेंटाइल, सॉरी ए ऑफ परसेंटाइल डी, और यहां पर आपने लिख दिया लेट सपोज आई।
तो जब आप इनपुट कराएंगे तो इस तरह से प्रिंट होके आएगा कि एलिमेंट एट ए ऑफ 0 सेमीकोलन, फिर एलिमेंट एट ए ऑफ 1 सेमीकोलन, इस तरह से आपका प्रिंट होके आएगा। तो थोड़ा सा देखने में थोड़ा फॉर्मेटेड वे में आपको लगेगा। उसी तरीके से जब आप इसको प्रिंट भी कर रहे हैं ना, तो प्रिंट करते हुए भी आप ये लिख दें, लेट सपोज एलिमेंट एट ए ऑफ परसेंटाइल डी इज दिस, और यहाँ पर आप लिख दीजिए आई। क्यों? क्योंकि इस वाले जो आई की वैल्यू है वो तो यहाँ प्रिंट हो जाएगी, जैसे 0 1 2 3 4 5, और ए ऑफ आई की जो वैल्यू है वो आपकी इस वाले परसेंटाइल डी पर प्रिंट हो जाएगी। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। इसको सेव करिए और टर्मिनल में आप इसको एग्जीक्यूट करिए। पहले कंपाइल कर लीजिए क्योंकि प्रोग्राम में आपके चेंजेस हो गए हैं अब। अदरवाइज वो जो exe फाइल में पड़ी हुई है आपकी, वो तो पुराने वाले कंपाइल प्रोग्राम की पड़ी हुई है ना। अब ये जब आप चलाएंगे और कंपाइल आपका सक्सेसफुली हो गया, इसका मतलब जितना भी आपने इनपुट स्टेटमेंट्स और आउटपुट स्टेटमेंट्स लिखे थे, इसमें कोई आपका सिंटेक्स एरर है नहीं, प्रोग्राम बिल्कुल आपका सही चल गया है, मतलब उसकी exe फाइल हमारी बिल्कुल सही बन गई है। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम देखते हैं कि हमारा किस तरीके से हमारे से एलिमेंट्स पूछेगा। जो हम बात कर रहे थे कि भाई फॉर्मेटेड वे में हमारे पास एक ये आएगा कि एलिमेंट एट ए ऑफ 0 ए ऑफ 1, और देखते हैं उसको किस तरीके से पूछेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा है एक्सपेक्टेड से, ये आ गया। तो जैसे वो कह रहा है एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे एलिमेंट्स एट ए ऑफ 0, देखिए बिल्कुल फॉर्मेटेड वे में आ रहा है। हमने सपोज डाल दिया 5, देन 2, देन 4, देन 6, देन 1, देन 3, तो ये हमारे एलिमेंट्स हो गए एरे में। और जब आपने इसको प्रिंट किया तो देखिए आपके पास है एलिमेंट्स ऑफ एरे आर, एलिमेंट एट ए ऑफ 0 कितना आ गया 5, देन एलिमेंट एट ए ऑफ 1 कितना आ गया 2, एलिमेंट एट ए ऑफ 2 कितना आ गया 4, देन 6, देन 1 एंड 3। अब देखिए इसमें हुआ क्या कि जब ये एलिमेंट आपका प्रिंट हो गया तो उसके बाद आप एक बैकस्लैश एन लगा दीजिए। बैकस्लैश एन लगाएंगे तो ये भी आपको बिल्कुल एक फॉर्मेटेड वे में ही दिखाई देगा। तो कहां लगा दे इसमें बैकस्लैश एन, इसके बाद लगा दीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, ये हमने इनपुट करा ली अपनी एरे और प्रिंट करके दिखा दी। अब हमारा आता है मेन लॉजिक। मेन लॉजिक मतलब अब हम अपना लिखेंगे जो हमारा स्यूडो कोड लिखा हुआ था। अब स्यूडो कोड आप ओपन कर लीजिए। स्यूडो कोड में क्या था, सबसे पहले था 4j इक्वल्स टू 2 लेंथ ऑफ ए, यहाँ चलेगा j इक्वल्स टू 1 लेंथ ऑफ ए। क्यों? क्योंकि मैंने स्यूडो कोड में बताया था आपको कि जब यहाँ पर हम एरे पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने एरे को इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया था। यहाँ पर जब हम इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी एरे जो है वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रही है। तो ये हमने j इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट किया और j लेस देन 6 हमने कर दिया, क्योंकि एरे की लेंथ कितनी है 6 है, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट्स हैं 0 से 5 इंडेक्स तक, तो एलिमेंट्स तो 6 हो गए। और उसके बाद आपका ये हो गया j प्लस प्लस। उसके बाद आप बिल्कुल एज इट इज जो आपके स्टेप्स थे, स्टेप नंबर 2 से 7 तक, वो बिल्कुल एज इट इज लिख दीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आप लिख दीजिए आइटम इक्वल्स टू ए ऑफ जे, देन ए ऑफ जे, देन आपका हो गया आई इक्वल्स टू जे माइनस 1। फिर आपने एक व्हाइल लूप लगाया था। अब जो आपने व्हाइल लूप लगाया था वहां पे कंडीशन थी व्हाइल आई ग्रेटर देन 0। यहाँ पर हम क्या लेंगे, आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी लेंगे, बिकॉज 0 इंडेक्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि एरे 0 इंडेक्स से स्टार्ट हुई है। वहां पर हमने लिखा था ए एंड डी एंड, उसका जो सिंटेक्स है वो ये होता है, 2 एंड लगा दीजिए, ये एंड ऑपरेटर होता है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और उसके बाद ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन आइटम। ठीक है, ये हमारी दोनों कंडीशंस आ गई। उसके बाद आपने क्या किया था कि ए ऑफ आई प्लस 1 में आप डाल दें जो आपका ए ऑफ आई में लिखा हुआ है, और आई को आप कर दें आई माइनस 1। ठीक है, मेरे ख्याल से प्रोग्राम आपका हो गया सही, व्हाइल लूप सही हो गया। और फाइनली ए ऑफ आई प्लस 1 पर आप डाल दें जो आपके आइटम की वैल्यू है। ये हमारा लॉजिक कंप्लीट हो गया है। अब इसको एक बार अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको आउटपुट में सॉर्टेड एरे मिलेगी। चलाकर देख लेते हैं इसको एक बार। ठीक है, इसको पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद वापस से इसको कंपाइल करते हैं। पहले ये हमने कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद जब ये रन होता है तो रन करने में थोड़ा सा ये टाइम ज्यादा ले रहा है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कर सकते हैं हम 4-5 सेकंड का। ठीक है, ये हमारा आ गया है। अब ये हमारे से पूछ रहा है एलिमेंट सेट ए ऑफ 0 5, देन 2, देन 4, देन 6, देन 1, देन 3। और अगर आप देखें इसमें जो आपकी आउटपुट एरे है उसमें आपके पास एलिमेंट सॉर्ट होकर आ गया 1 2 3 4 5 6, परफेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या इंप्लीमेंटेशन खत्म हो गया? हाँ, इंप्लीमेंटेशन खत्म हो गया। इतना ही आपका मेन लॉजिक था, ये मेन लॉजिक आपने लिख दिया, काम आपका खत्म हो गया और बचा ही क्या। अब आप ये देखिए, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करें, फॉर लूप तो ऐसे लिखना है, असाइनमेंट आपको ऐसे करना है, व्हाइल लूप आपको ऐसे लिखना है, फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। बस डिफरेंस कहां पर आता है कि आप इनपुट और आउटपुट कैसे ले रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे कि सी में आपने printf और scanf फंक्शन यूज किया, सी प्लस प्लस में आप सी आउट और सी इन यूज करेंगे, जावा में जो है आप system.out.print या println या printf और स्कैनर क्लास का यूज कर लेंगे।
आप अपना सी शार्प की अगर बात करते हैं तो आप कंसोल का यूज कर लेंगे। ये बस छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं। अब याद करिए जब हमने ये इंसर्शन सॉर्ट पढ़ी थी तो मैंने आपको ना जब ड्राई रन करके दिखाया था तो हर एक जे के बाद मैंने एक एरे भी प्रिंट आपको करके दिखाई थी कि देखिए जब जे की वैल्यू ये होगी तो उसके बाद एरे इतनी बन जाएगी, क्योंकि अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपको तो डायरेक्टली वैसे ही करना है, एग्जाम पे लगा रहेगा। लेकिन अगर हम अपने प्रोग्राम में उसको देखना चाहें कि हर इटरेशन के बाद मेरी एरे की क्या सिचुएशन है तो मैं कहाँ देखूंगा। तो जब ये मेरा इतना लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाएगा तो अगर इस पॉइंट पर मैं अपनी एरे को प्रिंट करना चाहूं तो मुझे पता चल जाएगा ना कि एरे में किस इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको मैं कॉपी करके यहां डाल रहा हूं और लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि आउटपुट एलिमेंट्स ऑफ एरे आफ्टर ईच इटरेशन। देखिए मैं यहाँ पर प्रॉपर कमेंट्स डाल रहा हूं, यही मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप भी कमेंट्स डालिए। तो एलिमेंट्स ऑफ एरे आफ्टर ईच इटरेशन आर, बस आपको कुछ नहीं करना, खाली कॉपी पेस्ट किया, हर इटरेशन के बाद जो आपके एलिमेंट की सिचुएशन है वो आपके सामने आ जाएगी। चलिए इसको वापस से हम चला कर देखते हैं। पहले क्लीन करते हैं, अपनी क्लियर करते हैं स्क्रीन, फिर इसका बनाते हैं कंपाइलेशन। कंपाइलेशन के बाद जब हमारा ये बन जाएगा उसके बाद इसका करते हैं एग्जीक्यूशन। यस, तो उसने आपसे पूछ लिया एलिमेंट सेट ए ऑफ 0, लेट सपोज 5 2 4 6 1 3। अब आप ये देखिए आपके पास आउटपुट्स जो हैं काफी ज्यादा डिस्प्ले हुए हैं। तो अगर आप यहां पर देखें एलिमेंट आफ्टर ईच इटरेशन, तो जैसे पहला इटरेशन आपने किया तो आपके पास क्या हो गया 2 5 आ गया, उसके बाद आपके पास क्या हो गया 2 4 5 आ गया, उसके बाद आपका आ गया 2 4 5 6, उसके बाद आपका आ गया 1 2 4 5 6, उसके बाद फाइनली आपका 1 2 3 4 5 6, यानी कि एरे आपके फाइनली सॉर्टेड हो गई है। तो इस तरीके से आप अपना चेक कर सकते हैं कि हर पॉइंट के बाद हमारा क्या आ रहा है। अब देखिए थोड़ा सा इसको लिखने का तरीका यह है कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सॉर्टेड एरे, क्योंकि यह फाइनली हमारी सॉर्ट हो गई ना, तो यहाँ पर हम लेट्स सपोज लिख दिया सॉर्टेड एरे। और यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं ना एलिमेंट्स ऑफ एरे आफ्टर ईच इटरेशन, तो यहाँ पर हम लिख दें आफ्टर परसेंटाइल डी इटरेशन। और परसेंटाइल डी की वैल्यू हम क्या लिख दें, यहाँ पर ये लूप किसमें चल रहा है जे में, तो हमें दिखा देगा कि भाई एलिमेंट्स ऑफ एरे आफ्टर 1 इटरेशन, क्योंकि जे की वैल्यू 1 है तो 1 2 3 4 5 हर एक इटरेशन के बाद क्या एलिमेंट की वैल्यू होगी ये हमें प्रिंट होकर मिल जाएगी। ठीक है, एक बार अगर और एग्जीक्यूट करना चाहें तो एग्जीक्यूट करके देख लीजिए इसको आप। यहाँ पर वापस से हम स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक बार कंपाइल करते हैं फटाफट से और उसके बाद हम फिर इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए वापस से एलिमेंट्स डालते हैं, लेट्स सपोज 5 2 4 6 1 3। अब ये देखिए जो आपको आउटपुट मिला उसमें आपके पास बिल्कुल प्रॉपर आ गया एलिमेंट्स ऑफ एरे आफ्टर 1 इटरेशन। क्या हो गया आपके पास 2 और 5 आपके सॉर्ट हो गए, बाकी एलिमेंट एज इट इज लिखे हुए हैं। आफ्टर 2 इटरेशन 3 एलिमेंट्स आपके सॉर्ट हो गए, आफ्टर 3 इटरेशन ये 4 एलिमेंट सॉर्ट हो गए, आफ्टर 4 इटरेशन यानी कि आपके ये 5 एलिमेंट सॉर्ट हो गए या आपकी पूरी एरे सॉर्ट हो गई है। तो इस तरीके से आपको सॉर्टेड एरे मिल गई। अब नेक्स्ट इसमें हमारा एक कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर जो हमने एरे ली थी उसका साइज हमने फिक्स ले लिया था। ठीक है, तो ये हमारा होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, यानी कि एरे में जो एलिमेंट्स हैं वो हमने फिक्स कर दिए हैं और उनके उसका जो साइज है वो भी फिक्स कर दिया। उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि भैया आपने एरे का जो है एक साइज डिफाइन कर दिया, मान लीजिए A of 10 ले लिया और फिर आप यूजर से कह रहे हैं बताइए कितने एलिमेंट्स डालने हैं। आप यूजर से 6 डलवा लीजिए, 7 डलवा लीजिए, 8 डलवा लीजिए और फिर उतने पार्ट पर आप एक लूप चला लें और अपना प्रोसेसिंग कर सकते हैं। वो भी ठीक है, वो तरीका बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम यूजर से इनपुट लें कि कितने आप उसको साइज रखना है एरे का और उस एरे को भी हम डायनेमिकली क्रिएट करें, तो उसको हम बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। उसके लिए हमारे कैलोक मेलोक जो फंक्शंस होते हैं वो यूज होते हैं। अब उसको अगर हमें चेंज करना है तो सबसे पहले बहुत माइनर चेंज हमें करना पड़ेगा। देखिए कोई बहुत मेजर चेंज नहीं होता है। अब सबसे पहले जो स्टैटिक एरे ली थी हमने ये हटा दीजिए। यहाँ पर आप अपनी एरे को डिक्लेयर कर दीजिए इस तरह से स्टार ए। स्टार ए क्या हो गया, एक पॉइंटर टाइप की एरे होगा, क्योंकि डायनेमिकली एरे बनेगी तो उसकी मेमोरी में क्या लोकेशन होने वाली है वो ये स्टोर कर लेगा उसका एड्रेस। पॉइंटर टाइप का वेरिएबल ले लिया और एक वेरिएबल आप ले लीजिए सपोज SZ, तो SZ मेरा हो गया साइज हो गया कि इस एरे का कितना साइज मुझे रखना है। तो साइज में किससे पूछूंगा, यूजर से पूछूंगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूं, मैं वापस से इन दो लाइंस को कॉपी पेस्ट करता हूं और मैं यहां कहता हूं इनपुट साइज ऑफ एरे फ्रॉम यूजर। ये मैं इनपुट कर रहा हूं, एंटर। लेट सपोज हमने यूजर से कहा एंटर साइज ऑफ एरे कि भैया आप साइज डालिए एरे का, यहां से बैकस्लैश हटा दीजिए, साइज फिर सेम लाइन में ही आ जाएगा। और क्योंकि एक ही वेरिएबल इनपुट कराना है तो सीधा स्कैनफ और यहां पर आप लिख दीजिए परसेंटाइल डी और कोमा एम्परसेंट एस
जेड। ये हमने करा लिया साइज इनपुट, साइज मेरे पास आ गया। अब देखिए जो भी आप लूप चला रहे थे उस एरे पर, आपने वहां पर फिक्स किया हुआ है ना 6, तो इसको आप क्या कर देंगे, साइज कर देंगे। इसको आप हर जगह साइज कर दीजिए, जहां पर भी आपका 6 लिखा हुआ है इसको भी आप साइज कर दीजिए, उसके बाद इसको भी आप साइज कर दीजिए, उसके बाद इसको भी आप साइज कर दीजिए एस जेड। ठीक है, वहां तक हमारा लूप चल गया। अब बस हमें क्या करना है कि इतने साइज की एरे को बनाना है। तो अब इतने साइज के एरे को बनाने के लिए हम कैलोग फंक्शन का यूज करते हैं। तो हम उसका फंक्शन का सिंटेक्स ये है, ए इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिखते हैं क्योंकि इंटीजर टाइप की एरे है तो इंट स्टार्ट, उसके बाद यहाँ पर आप लिखते हैं कैलोग फंक्शन कैलोग, उसके बाद जो भी आपका साइज है एरे का वेरिएबल एस जेड, और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि उसके अंदर इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स आएंगे तो साइज ऑफ इंट। ये हमारी एरे बन गई है, काम खत्म हो गया बस, और हमें कुछ नहीं करना था इसमें। अब अगर आप इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो हो सकता है कुछ एरर्स आए, चलिए चलाकर देखते हैं, फिर देखेंगे एरर्स आती हैं क्या। ठीक है, अब देखिए जैसे आपने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, जैसे आपने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया तो ये आपकी एरर्स आ गई। ये एरर्स आनी बहुत जरूरी है, ठीक है, प्रोग्रामिंग करने के लिए। अब देखिए जैसे ही एरर आई उसमें बोल दिया उसने इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन कैलोग, मतलब कैलोग फंक्शन को आपने डिक्लेयर किया है ये, लेकिन आपने इसके लिए जो हेडर फाइल होती है या जहां पर ये फंक्शन डिफाइन है उसको डिफाइन नहीं किया, तो आप उसको डिफाइन कर दीजिए। वो बोल रहा है कि लाइन नंबर 1 में आपका लिखा है, लाइन नंबर 2 में आप इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको यहां से कॉपी कर रहा हूं, मैंने यहीं से इसको कॉपी किया कंट्रोल सी, और मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया कंट्रोल वी, यहाँ पेस्ट हो गया। ठीक है, अब इसको हम वापस से चला कर देखते हैं। देखिए उसने पूछा एंटर साइज ऑफ एरे, लेट सपोज आपने साइज डाला 4, अब ये आपसे 4 एलिमेंट्स पूछेगा, सपोज आपने डाला 55, 11, 22, लेट सपोज 88। ये देखिए आपको इसने हर एक इटरेशन के बाद दिखा दिया कि पहले इटरेशन के बाद आपका क्या किया गया, ये 2 एलिमेंट सॉर्ट हो गए, फिर आपके 11, 22, 55 3 एलिमेंट सॉर्ट हो गए, वापस आपके सारे एलिमेंट सॉर्ट हो गए, ये फाइनल सॉर्टेड एरे आपके पास आ गई। तो ये हमारा होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, तो इतना हमें बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हाँ किस तरीके से हमारे प्रोग्राम चल रहा है। अब इसमें एक जो लास्ट बात और है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कंडीशन है, यही वो कंडीशन है जिसकी वजह से जो आउटपुट पे हमें एरे मिल रही है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड मिल रही है। अगर आप इसमें थोड़ा सा चेंज करें, लेट सपोज ये जो ग्रेटर देन का साइन है, अगर आप इसको लेस देन का साइन कर दें और अगर आप इसको एग्जीक्यूट करें, देखिए इसको फिर से एग्जीक्यूट एक बार करके देखते हैं और देखते हैं कि इसमें होता क्या है कि अगर हमने साइन चेंज कर दिया। चलिए इसको रन करते हैं, तो आपके पास ये आ गया एंटर साइज ऑफ एरे, सपोज आपने 6 ही डाला इस बार भी साइज, और लेट सपोज मैंने वही एरे ले ली 5, 2, 4, 6, 1, 3। अब देखिए जो आपको फाइनल सॉर्टेड एरे मिली वो एरे आपकी सॉर्टेड तो है लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है, अगर आप कंडीशन को रिवर्ट कर देते हैं तो सेम, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, बस वो आपकी एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर के बजाय डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देगा, क्योंकि देखिए आपने कंडीशन ही रिवर्स कर दी ना, और कंडीशन वो ये कहती है, अभी तक तो मैं कहते हैं कि अगर ए ऑफ आई बड़ा है आइटम्स है तभी तो आप आइटम्स को आगे शफल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप क्या करें, अगर ए ऑफ आई छोटा है, ठीक है, तब आप करेंगे शफल, तो वो ऑब्वियसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगते चले जाएंगे। तो ये डिस्कशन हमारा खत्म करता है इंप्लीमेंटेशन इंसर्शन सॉर्ट का सी यूजिंग सी लैंग्वेज। अब जो हमारा नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन होगा वो होगा जावा लैंग्वेज में। ठीक है, उसके नेक्स्ट वाले लेक्चर को आप देखिएगा फॉर जावा इंप्लीमेंटेशन। थैंक यू।